Namaste students, welcome to my YouTube channel Keval Maisuriya. Today we discuss about cyclic photophosphorylation. दोस्तों अगले लेक्चर में हमने नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बारे में देखा था। नॉन साइक्लिक रिएक्शन क्या है, कैसे होती है, कहाँ पर होती है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैसे चलता है, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट्स होते हैं, एटीपी एंड एनएडीपीएस दोनों का फॉर्मेशन होता है, वो सब कुछ हमने अगले लेक्चर में बात की थी। तो स्टूडेंट्स आज हम देखेंगे साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देख ले कि साइक्लिक रिएक्शन होती कब है। तो उसके बारे में हम पहले कंडीशन देख ले कि कौन सी कंडीशन में साइक्लिक रिएक्शन होती है। नॉर्मली तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन होती है, बट कौन सी कंडीशन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन होती है। तो जब दोस्तों pH2 इनहिबिटर प्रेजेंट होता है तब साइक्लिक रिएक्शन होती है। यानी कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन में हमने देखा था दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं, जैसे कि PS1 एंड PS2। बट यहां सिर्फ साइक्लिक रिएक्शन के अंदर सिर्फ एक ही फोटो सिस्टम यूज होता है, वो है PS1। आप इधर देख रहे हो सिर्फ PS1 ही यूज होता है, PS2 यहां पर यूज नहीं होता। यानी कि जब pH2 इनहिबिटर प्रेजेंट हो तभी साइक्लिक रिएक्शन होगी। तो यहां पर कुछ pH2 इनहिबिटर के नाम दिए हैं, तो आप याद रखना कौन कौन से pH2 इनहिबिटर प्रेजेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो है CMU, DCMU यानी कि यूरिया डेरिवेटिव्स है दोस्तों। ये CMU है वो मोनोयूरॉन्स है, DCMU है वो डायूरॉन्स है, एट्राजाइन, ब्रोमोयूरेसिल, ये 3-4 pH2 इनहिबिटर के नाम दिए हैं, वो याद रखना, एमसीक्यू में आ सकते हैं। CMU, DCMU, एट्राजाइन, ब्रोमोयूरेसिल, ये सब नाम याद रखना। और दोस्तों जब हाई लाइट इंटेंसिटी होती है तभी साइक्लिक रिएक्शन होती है। यानी कि जब भी लाइट की इंटेंसिटी हाई होती है तभी साइक्लिक रिएक्शन होती है। जब pH2 एब्सेंट होता है तब साइक्लिक रिएक्शन होती है। और साइक्लिक रिएक्शन के अंदर सिर्फ एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है। यानी कि इफ ओनली एटीपी इज रिक्वायर्ड, जब एटीपी की रिक्वायरमेंट्स होती है तभी साइक्लिक रिएक्शन होता है। तो चलो दोस्तों देखते हैं साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक नॉन साइक्लिक रिएक्शन में जैसे pH2 के ऊपर सबसे पहले सनलाइट गिर रही थी, तो इधर PS1 के ऊपर सनलाइट गिर रही है। PS1 के ऊपर सनलाइट गिरने की वजह से PS1 में से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते, उत्तेजित होते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एक्सेप्ट करता है। PS1 में से वो इलेक्ट्रॉन से वो A0 कॉम्प्लेक्स के पास जाता है। A0 कॉम्प्लेक्स उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। A0 कॉम्प्लेक्स में से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं A1 कॉम्प्लेक्स में। A1 कॉम्प्लेक्स में से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं A2 कॉम्प्लेक्स में। A2 कॉम्प्लेक्स में से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं फेरोडॉक्सिन के पास। दोस्तों फेरोडॉक्सिन से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं प्लास्टोक्विनोन A और प्लास्टोक्विनोन B के पास। प्लास्टोक्विनोन B में से वो इलेक्ट्रॉन जाते हैं साइटोक्रोम B6F के पास, और साइटोक्रोम B6F में से जाते हैं प्लास्टोसाइनिन के पास। दोस्तों प्लास्टोसाइनिन में से वो इलेक्ट्रॉन फिर से PS1 के पास आ गए। यानी कि PS1 में से जो इलेक्ट्रॉन निकले थे वो साइकिल होकर फिर से PS1 के पास आ गए, इसलिए इसको साइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में जैसे इलेक्ट्रॉन से वो H2O का लाइसिस होने की वजह से मिल रहे थे, इधर कुछ H2O का स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है, बस वही इलेक्ट्रॉन अपने आप साइकिल में फिर रहा है। PS1 में से इलेक्ट्रॉन निकले, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स में गए, इलेक्ट्रॉन फ्लो हुआ रेडॉक्स पोटेंशियल की वजह से, फिर से PS1 में आ गए, फिर से वही इलेक्ट्रॉन घुमा है ऐसे साइकिल में। इधर कोई इलेक्ट्रॉन बाहर से नहीं मिलता, यानी कि कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन का।
इधर साइकिल चलती है, यानी कि PS1 में से जो इलेक्ट्रॉन निकले वो वापस PS1 में आए, इसलिए इसको साइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। इधर भी दोस्तों इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है और रेडॉक्स पोटेंशियल की वजह से हो रहा है। जैसे जैसे रेडॉक्स पोटेंशियल बढ़ता है ऐसे इलेक्ट्रॉन उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है। तो आप ये इलेक्ट्रॉन कैरियर्स याद रखना, कौन कौन सी इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट है। सबसे पहले PS1 में से इलेक्ट्रॉन गए A0 कॉम्प्लेक्स में, A0 में से A1 में, A1 में से A2 में, A2 में से FD में, FD में से प्लास्टोक्विनोन में, प्लास्टोक्विनोन में से साइटोक्रोम B6F में, वहां से प्लास्टोसाइनिन, फिर से आ गए PS1 में। दोस्तों इधर सिर्फ एटीपी का ही फॉर्मेशन होता है, 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। तो अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक रिएक्शन। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन के बीच में कौन कौन सा डिफरेंस है हम जानते ही है, बट देख लेते हैं। दोस्तों तो नॉन साइक्लिक रिएक्शन और ये साइक्लिक रिएक्शन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में दोनों फोटो सिस्टम यूज होते हैं, PS2 एंड PS1, और साइक्लिक रिएक्शन के अंदर सिर्फ PS1 ही यूज होता है, यानी कि फोटो सिस्टम 1 ही यूज होता है। और दोस्तों साइक्लिक रिएक्शन है वो हाई लाइट इंटेंसिटी में होती है। इधर नॉन साइक्लिक रिएक्शन जो प्रोडक्ट्स दोस्तों बन रही है, इधर 3 एटीपी और 2 NADPH का फॉर्मेशन होता है, और साइक्लिक रिएक्शन के अंदर सिर्फ 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इधर कोई NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में H2O का फोटोलाइसिस होता है, यानी कि H2O का स्प्लाइटिंग होता है। H2O का स्प्लाइटिंग होने की वजह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि ये प्रोसेस जो H2O का फोटोलाइसिस होता है वो थाइलाकोइड्स के ल्यूमेन में प्रेजेंस होता है, और साइक्लिक रिएक्शन में कोई H2O का स्प्लाइटिंग नहीं होता, इसलिए कोई O2 का फॉर्मेशन नहीं। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन का जो सोर्स होता है वो एक्सटर्नल सोर्स है। H2O का लाइसिस होने की वजह से इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, यानी कि सनलाइट गिरने की वजह से H2O का लाइसिस होता है और वो इलेक्ट्रॉन PS2 को मिलते हैं। इधर कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है इलेक्ट्रॉन का, खुद अपना ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि एक ही इलेक्ट्रॉन बार बार साइकिल में घूम रहा है, इसलिए इसको साइक्लिक रिएक्शन बोलते हैं। तो दोस्तों हमने डिफरेंट देखा नॉन साइक्लिक एंड साइक्लिक रिएक्शन के बारे में। अब हम बात करेंगे ये जो एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे हो रहा है। साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक रिएक्शन के डिफरेंट देखने के बाद अब हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांसडक्शन एट थाइलाकोइड मेम्ब्रेन, यानी एटीपी एंड NADPH का फॉर्मेशन कैसे होता है, मेनली एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है वो हम देखेंगे। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस 4 स्टेप में होती है। सबसे पहले होती है फोटो सिस्टम का ऑक्सीडेशन, यानी कि ये जो फोटो सिस्टम है उसका ऑक्सीडेशन होता है। वो अपनी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में आने की वजह से इनमें से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं। सनलाइट गिरने की वजह से ये अपनी ऑक्सीडाइजेशन स्टेट में आते हैं। बाद में होता है इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट हुए इसलिए इनमें से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ। बाद में होता है प्रोटॉन ग्रेडियंट्स इनसाइड ल्यूमेन, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने की वजह से और ल्यूमेन के अंदर H2O का लाइसिस होने की वजह से प्रोटॉन्स की मात्रा बढ़ती है, यानी कि प्रोटॉन्स ग्रेडियंट्स बनता है, और प्रोटॉन का ग्रेडियंट्स होने की वजह से एटीपी सिंथेसिस के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि सनलाइट फोटो सिस्टम के ऊपर गिरने की वजह से फोटो सिस्टम में से इलेक्ट्रॉन इमिट आउट होते हैं। PS2 को इलेक्ट्रॉन मिले टायरोसिन Z के पास, टायरोसिन Z इलेक्ट्रॉन रहता है वो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के पास, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स को इलेक्ट्रॉन मिलते हैं इधर 2 H2O का लाइसिस होने की वजह से। तो आप देख सकते हो इधर 2 H2O का लाइसिस होने की वजह से 4 प्रोटॉन्स, ऑक्सीजन और 4 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं।
इधर 4 प्रोटॉन्स यानी कि 4 प्रोटॉन्स है, 2 H2O का लाइसिस होने की वजह से बना। याद रखना। बाद में ये 4 इलेक्ट्रॉन्स स्टेप बाय स्टेप थैलेकोइड्स मेम्ब्रेन में जाते हैं। तो दोस्तों हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जाने से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में एक इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से स्ट्रोमा में से दो प्रोटॉन्स है और ल्यूमेन में आते हैं। तो याद रखना, एक इलेक्ट्रॉन अंदर जाने से 2 प्रोटॉन्स ल्यूमेन में आते हैं। तो इधर दोस्तों 4 इलेक्ट्रॉन से अंदर जा रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन अंदर जाने की वजह से 8 प्रोटॉन्स है और ल्यूमेन में आते हैं। तो ल्यूमेन में 4 प्रोटॉन्स H2O का लाइसिस होने की वजह से हुआ और 8 प्रोटॉन आते हैं। ये 8 प्रोटॉन कहां से आए? 4 इलेक्ट्रॉन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन में जाने की वजह से, यानी कि ये 8 प्रोटॉन। तो दोस्तों आप देख सकते हो इधर प्रोटॉन का ग्रेडियंट्स बना, ल्यूमेन के अंदर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ी, एसिडिक माध्यम बन गया, तो ए प्रोटॉन्स है इधर एटीपी सिंथेटेज के थ्रू बाहर चले जाते हैं, यानी कि स्ट्रोमा में चले जाते हैं। तो ये देख रहे हो इधर प्रोटॉन की मात्रा बढ़ने की वजह से, मोटिव फोर्स की वजह से ये प्रोटॉन स्ट्रोमा में चले जाते हैं, ग्रेडियंट सृजता है। तो प्रोटॉन स्ट्रोमा में जाने की वजह से अब देख सकते हो एटीपी सिंथेटेज के थ्रू इधर एटीपी का फॉर्मेशन और ये 4 इलेक्ट्रॉन NADP को मिलने की वजह से 2 NADPH का फॉर्मेशन स्ट्रोमा में होता है। याद रखना, ये 4 इलेक्ट्रॉन NADP को मिलने की वजह से 2 NADPH का फॉर्मेशन स्ट्रोमा में होता है। तो इधर हम जानते हैं कि दोस्तों एक ATP बनने के लिए 4 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट्स है। याद रखना, एक एटीपी बनने के लिए 4 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट्स है। तो इधर हमारे पास ल्यूमेन में टोटल 12 प्रोटॉन है दोस्तों। तो ये 12 प्रोटॉन में से एटीपी सिंथेसिस के थ्रू इधर स्ट्रोमा के अंदर एडीपी में से एटीपी बनेगा। कितने एटीपी बनेगी? 12 प्रोटॉन में से 3 एटीपी बनेगी और 4 इलेक्ट्रॉन NADP को मिलने की वजह से, यानी कि प्रोटॉन्स NADP को मिलने की वजह से 2 NADPH बनेंगे। तो याद रखना, नॉन साइक्लिक रिएक्शन के अंदर दोस्तों 12 प्रोटॉन्स की वजह से 3 ATP बनता है, यानी कि एक ATP बनने के लिए 4 प्रोटॉन की रिक्वायरमेंट्स है। तो इधर 12 प्रोटॉन्स है ल्यूमेन के अंदर। 12 प्रोटॉन्स आए कहां से? ये 4 प्रोटॉन्स H2O का लाइसिस होने की वजह से और 8 प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये 4 इलेक्ट्रॉन स्टेप बाय स्टेप अंदर गए थाइलेकोइड के मेम्ब्रेन के, तो 8 प्रोटॉन्स अंदर आए, ल्यूमेन में आए। ऐसे ल्यूमेन में प्रोटॉन्स का ग्रेडियंट्स बढ़ा, तो एटीपी सिंथेटेज के थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन। दोस्तों एटीपी का फॉर्मेशन और NADPH का फॉर्मेशन स्ट्रोमा के अंदर होता है। नॉन साइक्लिक रिएक्शन में 3 ATP एंड 2 NADPH बनता है। दोस्तों हम साइक्लिक रिएक्शन की बात करें तो साइक्लिक रिएक्शन में 4 इलेक्ट्रॉन की वजह से 8 प्रोटॉन से वो अंदर आता है। तो ये 8 प्रोटॉन में से दोस्तों सिर्फ 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं एक ATP के लिए 4 प्रोटॉन, तो 8 प्रोटॉन में से 2 ATP का फॉर्मेशन होता है। तो दोस्तों हमने देख लिया कि नॉन साइक्लिक रिएक्शन में 3 ATP और 2 NADPH कैसे बनता है और साइक्लिक रिएक्शन में 2 ATP कैसे बनता है। तो दोस्तों ये आप याद रखना। तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि लाइट रिएक्शन जो हो रही है ये थाइलेकोइड्स के मेम्ब्रेन के ऊपर हो रही है। H2O का लाइसिस हो रहा है वो थाइलेकोइड्स के ल्यूमेन में हो रहा है और ATP और NADPH का फॉर्मेशन है वो स्ट्रोमा में हो रहा है। हमने भी देखा नॉन साइक्लिक रिएक्शन में 3 ATP और 2 NADPH बनता है और साइक्लिक रिएक्शन में सिर्फ 2 ATP बनता है।
और ये दो, और जो ATPL NADPH बना है वो ATPL NADPH डार्क रिएक्शन में यूज होंगे, तो हम बाद में देखेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।